फर्स्ट जुरिडिक्शन है वो क्या है? मूल क्षेत्राधिकार है ना, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, चलिए, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है भाई? तो लिखेंगे एज अ फेडरल कोर्ट, एज अ फेडरल कोर्ट, एक संघीय न्यायालय के तौर पर, एज अ फेडरल कोर्ट, एक संघीय न्यायालय के तौर पर, एज अ फेडरल कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड disputes, Supreme Court decide disputes between different units, between different units of the Indian Federation, of the Indian Federation, Indian Federation, more elaborately, more elaborately, any disputes, संघीय न्यायालय के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय विवादों का निपटारा करता है, विवादों का निपटारा करता है एक दूसरे संस्थाओं के बीच का, एक दूसरे संस्थाओं के बीच का। ठीक है, एक दूसरे संस्थाओं के बीच का। तो अब है कि एक दूसरे संस्थाओं के बीच का जो निपटारा करता है तो वो किस प्रकार से करता है भाई, है ना, कैसे करता है ये समझिए। तो आप देखेंगे कि तमाम तरह से जो चीजें होती हैं, जैसे कि अब मूल क्षेत्राधिकार का बात हो रहा है, तो मूल क्षेत्राधिकार क्या हो गया, प्राइमरी जुरिडिक्शन। तो प्राइमरी जुरिडिक्शन जो है वो उसको कहेंगे जिसके अंतर्गत क्या होता है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी जुरिडिक्शन में क्या आ जाएगा, तो पहला लिखेंगे सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट, केंद्र और राज्य के बीच का झगड़ा, केंद्र और बीच के राज्य का झगड़ा। ठीक है, मतलब अगर केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद हो गया तो वो क्या है, माना जाएगा कि भाई ये डिस्प्यूट का रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यों का राज्यों से झगड़ा, डिस्प्यूट स्टेट बिटवीन स्टेट, राज्यों का राज्यों से झगड़ा, राज्यों का राज्यों से झगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यों का राज्यों से झगड़ा। तीसरा लिखेंगे कि राज्यों का समूह और केंद्र का झगड़ा। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेट वर्सेस सेंटर। ठीक है, राज्यों के बीच का और राज्यों का समूह और राज्यों के बीच का झगड़ा, है ना। तो
अब आप देखेंगे कि चलिए, तो राज्यों के बीच का झगड़ा कैसे होता है भाई? तो आप देखते हैं ना, जैसे बंगाल, हमेशा केंद्र से उसका कोई ना कोई मैटर चलता रहता है। ओके, दूसरा क्या है? तो दूसरा आप देखेंगे कि तमिलनाडु का झगड़ा, अच्छा नदियों का झगड़ा हो जाता है ना। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से यह कि आप लोग को भी लगे कि भाई 10-15 मिनट क्लास तो लेटेस्ट शुरू होता है ना, 20 मिनट, तो भाई वह IST पकड़ के चलना है ना। आज हम मजिस्ट्रेट चेक इन में आए थे, तो यहीं पहुंच लो तो नीचे मालूम चल लो कि गेट बंद है ना। ऊपर वो 2-3 लोग पहुंचा, लेकिन संजोग से ही पहुंचे हुए थे, नहीं बोला कि भाई पहुंच गए थे। प्रयास देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए क्लास तो जो होता है ठीक है, लेट होता है चाहे कुछ भी होता है, आप अभी विद्यार्थी हैं, ये बात को समझिए। और हम लोग जब विद्यार्थी थे ना, तो 10 मिनट पहले ही पहुंचते थे, लेट नहीं करते थे। लेकिन दिक्कत है कि आप लोग पहले पहुंच के उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते। यूटिलाइज कैसे होगा? कल क्या पढ़े भाई, तुमने पूछो तो हमको याद है कि नहीं, तो तुम पूछ लो, तो तुम पूछ लो, ऐसे में रिवीजन हो जाएगा सबका, याद भी रहेगा कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये सब आप लोग करते नहीं, ये सब आप लोग का अच्छा आदत तो है नहीं, है ना। ये भी आ गई तो रोज क्लास के बादे आती है, मतलब हमारा आने के बादे आती है। कहा है जी? है फोन पर? कैसे फोन पर याद होता है? कैसे? हाँ, फोन पर याद होता है? हैं? अच्छा, व्यस्त रहता है। तो अब आप देखिए कि इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप टाइम पर आइए, है ना। आपको इस बात से फर्क, और यहाँ तो ठीक है ना कि स्ट्रेंथ नहीं है, लोग नहीं है, हम लोग को टाइम पर जाने के बाद भी 15 मिनट 20 मिनट इंतजार करना पड़ता था। रीजन, अब 600 का बैच छूटा है, अब 600 लोग निकलेगा, अब फिर 600 लोग जाके बैठेगा, क्या होगा? निकलने में 10-15 मिनट लगेगा कि नहीं? अब फिर जाके बैठने में 10 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और उसमें अगर कोई लेट चल गया तो सीटें नहीं मिलेगा आगे। यहाँ तो लगता है कि यार पूरा फैल दौरे है, लेट जाए बैठ जाए, जगह तो मिलवे करेगा, है कि नहीं। तो ये भी आप लोग का एक दिमाग काम करता है। लेकिन हमेशा कहता हूँ, जब विद्यार्थी जीवन में है तो विद्यार्थी वाला एटीट्यूड रखिए। जिस दिन पहुंच जाइएगा उस लेवल में, हमेशा कहता हूँ कि लेट पहुंचने का मजा वहां पे है जहां पर आपके बिना काम रुका रहे। वहां लेट जाइए तो ठीक है कि आप वहां के चीफ गेस्ट हैं, आप नहीं जाएंगे तो कम शुरू नहीं होगा। लेकिन आप गए भी नहीं और काम शुरू हो गया तो आपके लेट जाने का कोई मतलब है? फिर जाइए, आप बैठिए कोना में धर के, लॉस आपका है। तो पहले अपने आप को उस योग्य बनाइए टाइम पर पहुंच करके कि या लोग आपका इंतजार करें। पहले उस योग्य बनाइए। तो उस योग्य बनाने के लिए टाइम पर पहुंचना पड़ेगा। आज जब उस टाइम बन जाइए, करिए। जितने लोग होते हैं सब विलंब से आते हैं। कौन नेता है कहां टाइम पर पहुंचता है? कौन सेलिब्रिटी है कि कहां टाइम पर पहुंचता है? कुछ नहीं होगा तो लोग उसको देखने ही के लिए रोड जाम कर देंगे तो लेट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो कारण बनेंगे, रीजंस बनेंगे और वो विलंब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। और पहले आ गए तो आप कोई अपराध नहीं किए हैं कि पहले आ गए तो हम तो बेकारे पहले आ गए, क्लास लेट से शुरू हुआ। ये यहाँ का एटीट्यूड है स्टूडेंट्स का कि लेट आ गए, लेट से क्लास शुरू हुआ। अरे पगला, तू पहले आ गया तो तुम अपना काम करो ना, कम से कम उसी बहाने रिवीजन कर लो, उसी बहाने एक दूसरे से डिस्कशन कर लो। तो यहाँ बतियाएगा बात, लेकिन अलड़ बलड़ बात बतियाएगा, उन्ने का बात इन्ने का बात, तुम की कैलू कल है दिन भर, हम ही कैलू। अब पगला, वो बात का कोई मतलब है? पूछो कि कल पढ़े थे इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, तो उसका सारा पॉइंट याद है कि नहीं?
टाइम का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि सब तो करने में आप लोगों को दिक्कत होता है कि क्या समस्या होती है, वो आप ही लोग बताइएगा। चलिए, तो 3 तरह के विवाद मुख्य तौर पे इसमें आते हैं, सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, और ग्रुप ऑफ स्टेट वर्सेस सेंटर। क्लियर है? ये क्या है? ये प्राइमरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। दूगो राज्य अगर आपस में लड़ रहा होगा तो ये वाला जो मैटर है वो मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा, मतलब हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अगर केंद्र और राज्य का झगड़ा हो गया तो इसको भी कोई हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ग्रुप सब अपना, कुछ राज्य सब अपना ग्रुप बना लिया कि हम लोग देख लेंगे केंद्र को, तो ये मैटर भी कहां सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। और यही है प्राइमरी जुरिडिक्शन, यही ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन कोई इससे छीन नहीं सकता है। पता है, समझ में? क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, वही डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, वो किसी हाई कोर्ट में जाएगा ही नहीं। जिसको डिस्प्यूट रखना होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर रखेगा। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा थोड़ा ना, क्या हमारा केस कर दो, वही लोग करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर है किसी हाई कोर्ट में चला गया है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा कि जब तुम्हारे पास अधिकार ही नहीं है इस तरह का मैटर का सुनने का तो तुम सुन कैसे रहे हो। तो हाई कोर्ट कह देगा, रेफर कर देगा, है ना। छोटका अस्पताल में जाते हैं, बड़का एक्सीडेंट रहता है तो क्या कहता है? रेफर टू पीएमसीएच, है ना। ये हमारा बस का बात नहीं है। तो राज्य का झगड़ा होगा, हाई कोर्ट रेफर कर देगा सुप्रीम कोर्ट में, सुन ही नहीं सकता है। और कोई होता है कोई पगला डॉक्टर सब, मैटर अपना कंट्रोल में नहीं है तब वो इलाज करेगा, तब वो सुई दे देगा दूंगा और मामला खराब कर देता है ना। तो वैसा अगर कोई हाई कोर्ट निकला कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को हनन करके अपना देखने का काम शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा तो तुरंत सो मोटो कर लेगा, खुद ही से पूछ लेगा कि भाई तुम्हारे पास जब अधिकार नहीं है तो तुम सुन कैसे रहे हो, है ना। तो उसको अपने पास मंगा लेगा। तो ये 3 मुख्य तौर पे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं, मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है, तो दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, तो ये तो है ना कि 3 कंडीशन है, लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, जो आपको ध्यान रखना होगा। क्या है वो तो आप लोग भी बता सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पहले ही बताया गया है। हाँ बिल्कुल, गुड। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निर्णय। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंध में कोई डिबेट या डिस्प्यूट होता है तो इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लिख लीजिएगा नोट करके कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही करेगा, सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। ठीक है, ओके। दिक्कत? तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन समझ में आया ना। अगर सेंटर वर्सेस स्टेट का झगड़ा है या स्टेट वर्सेस स्टेट का झगड़ा है या ग्रुप ऑफ स्टेट एंड सेंटर है तो ये तीनों मैटर जो है वो क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ना, मूल क्षेत्राधिकार है। और ये मूल क्षेत्राधिकार इनसे नहीं छीना जा सकता है। तो दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़िए। रिट जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन न्यायादेश क्षेत्राधिकार।
ओके, अब देखिए, अब ये क्या मैटर है भाई, तो आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है ना। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का पावर किस आर्टिकल से है जी? 32, गुड। आर्टिकल 32। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है केवल फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन में। ये बात कल भी चर्चा हुआ था, मैं किया था कि केवल फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट रिलीज कर सकता है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि मूल ये कल करता है, लेकिन हाई कोर्ट रिट जारी करने के मामले में ज्यादा सख्ती रखता है। क्लियर है? हाई कोर्ट रिट जारी करने के मामले में ज्यादा सख्ती रखता है तुलनात्मक सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावे अन्य मामलों में भी रिट रिलीज करता है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के मामले में रिलीज करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो अब आइए कि मैटर क्या है, कि कौन कौन सा रिट रिलीज करता है और क्या करता है। तो लिखेंगे द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू, द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने का अधिकार रखता है। द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स including habeas corpus, mandamus, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto, certiorari and quo warranto। तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने का अधिकार रखता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, फंडामेंटल जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि सबका क्या अंतर है और ये क्या होता है। ठीक है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ओके। फॉर द प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के को लागू करने के लिए, है ना। ये जो आप देखते हैं जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ये मूल अधिकार को लागू करने के लिए, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के पावर से सुसज्जित करने के लिए। ठीक है, तो दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, चलिए अपीलीय क्षेत्राधिकार लिखेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट इज अ लास्ट एपिलिएट कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय भारत में अंतिम अपील का न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में अंतिम अपील का न्यायालय है। ओके, क्योंकि अंतिम रूप से आप सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई जगह ही नहीं जहां आप अपील कर पाए इंडिया में, है ना। वो लोग कहते हैं सर आईसीजे चल जाएंगे,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, तो ऐसे चल जाएंगे तब दिक्कत हो जाएगा। आईसीजे जा ही नहीं सकते आप। आईसीजे जाता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट, एक देश का दूसरे देश के साथ यदि कोई विवाद होगा, जैसे भारत पाकिस्तान विवाद, भारत मालदीव विवाद, भारत चीन विवाद, किसी भी बाहरी देश का जो विवाद होता है वह विवाद जो है वो क्या हो जाता है, तो बाहरी देश के साथ किया गया जो विवाद है वही क्या हो जाता है, वही हो जाता है दोस्तों क्या, आईसीजे में जाने लायक विवाद ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है भाई, हेग में। हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। भारत का भी कौन सा मैटर चल रहा है उसमें, मुख्य तौर पे कौन सा चल रहा है, कुलभूषण जाधव मैटर। कुलभूषण पाकिस्तान के जेल में बंद है ना, और पाकिस्तान उनको फांसी देने की तैयारी कर रहा था, है ना, लेकिन आईसीजे ने कहा कि जब तक अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देते हैं तब तक कुलभूषण को फांसी नहीं होगी, है ना। पगला सब है। कुलभूषण को उठाया कहां से, ईरान से, कह रहा है कि भारत के एजेंट है कुलभूषण, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो अपना काम कर रहे थे बेचारे, उठा लिया, उठा करके बंद किए है जेल में। उसको तो बहाना चाहिए कुछ भी गलत करने का भारत के साथ, है ना। हम लोग के यहाँ उसका सब ऐसे ही आ जाता है, नहीं जाता है। वो आई थी ना, उद्देश्य सेलिब्रिटी बन गई देश में वो, सीमा, हाँ सीमा सेलिब्रिटी बन गई पगली है। हम लोग के यहाँ का आदमी कोई चल जाता है तो पगला सब उसको पकड़ के जेल में बंद कर देता है। ऐसे ही ना सरबजीत को बंद करके मारिए दिया ना, सरबजीत को तो मार ही दिया, फांसी पर चढ़ा दिया सरबजीत को, बेचारा नशा में खाली बॉर्डर क्रॉस कर गया था, क्योंकि उस समय बॉर्डर पर उतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, कटा हुआ तार लगल रहता था और कांट टूट लगल रहता, ये एने से हमर एने से तोहर। वो बेचारा पीने के नशा में क्रॉस कर गया, उसको क्या मालूम कि बिना पासपोर्ट के जा रहे हैं। ऐसा वो पीएल रहता है आदमी तो उसको नहीं समझ में आता है, प्रधानमंत्री को देख लेने का बात करता है, तो बॉर्डर क्रॉस कर गया पगला। अब बॉर्डर क्रॉस कर जाके पाकिस्तान में अपना वो जवान ई कर रहा था, वो सब पकड़ लिया। अब पंजाब से पाकिस्तान का बॉर्डर एकदम सटा हुआ है, पकड़ लिया, पकड़ कर जेल में बंद कर दिया। बताइए उसका क्या गलती था बेचारा का, तो आम आदमी था। नहीं ना कि भाई उस समय मतलब सरकार भी थोड़ा उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं बिहेव की। अभी तो हमारे सेना का जवान उतरा हुआ था, अभिनंदन, है ना, अगर दम होता तो रोक के दिखा देते, दम होता पाकिस्तान में, पावर होती तो अभिनंदन को केवल रोक लेता। ऑन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उसके रक्षा मंत्री का, उसके सेना का, कि हमें इमीडिएटली अभिनंदन को छोड़ना होगा, कि अगर नहीं छोड़े तो भारत बड़ी हमले की तैयारी कर रहा है। क्योंकि इस समय जो देश में सरकार थी, देखिए इसका मतलब ही नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार बुरी थी या अटल जी की सरकार बुरी थी, ये बहुत अच्छे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अंतरराष्ट्रीय नीति में, इंटरनेशनल पॉलिसी में, सिक्योरिटी के मैटर में ये थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं। तो कभी कभी आपको अपनी नीतियों में आक्रामकता दिखलानी आवश्यक होती है। नहीं दिखलाइएगा तो सामने वाला आपको कमजोर समझ लेगा, तो आवश्यकता होने पर आपको दिखलाना पड़ता है ना। ये तो हमें प्रभु श्री राम भी बता के गए कि भाई जब आवश्यकता पड़े तो आपको अपना शस्त्र उठा लेना चाहिए, नहीं तो सामने वाला आदमी क्या समझेगा कि आप डर रहे हैं। सीता जी को खोजने जा रहे थे तो समुंदर से क्या किया, हाथ जोड़ के रास्ता मांगा, जबकि उनके पास बाण था, ऐसा बाण था उनके पास कि एक बार चलाते तो पूरा समुद्र का पानी खत्म हो जाता, आराम से सेना निकल जाती। लेकिन सोचा कि नहीं, समुद्र का मान क्यों मर्दन करे, समुद्र का काम है, जल उसकी विशेषता है, जल को क्यों खत्म किया जाए, समुद्र से ही प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके इससे
मांगते हैं कि भाई तुम ही बताओ कोई उपाय, अगर कोई उपाय बता देगा तो ये सब करने का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस राम जी बैठ गए हाथ जोड़ करके रास्ता मांगने। रघुपति पंथ मांगते सिंधु किनारे, रघुपति बैठ गए लगे रास्ता मांगने। अब जब ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी से अनुनय विनय करने लगता है ना, तो बहुत बार कमजोर आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि डर रहा है मेरे से। समुद्र को यही हो गया, समुद्र को लगा कि यार ये राम जो कहता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत प्रभावशाली आदमी हैं, तो ये हमसे जब अगर ये हाथ पकड़ जोड़ करके जब ये कह रहा है, इसका मतलब कोई पावर और है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। 3 दिन बीत गया, 3 दिन तक हाथ जोड़ के रास्ता मांगते रह गए। जबकि जो लक्ष्मण जी थे गरम दल के नेता, बोले थे कि भैया ये काम से नहीं फरियाएगा मैटर, उपाय करना पड़ेगा, आप समझ नहीं रहे। लेकिन राम जी बोले कि नहीं, शक्ति है तो शक्ति को संयोजित करना सीखो, शक्ति को बर्बाद करना नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है तो साइड से ना चलिएगा, कि गाड़ी है तो आप चढ़ा दीजिएगा कि ऊपर नहीं चढ़ा दीजिएगा ना, आप साइड से चलिए, अपना स्पीड कंट्रोल करके चलिए। बस अब अपना ये मांग लेते रह गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गयहु 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप तब, कि भय बिनु होई न प्रीत। है ना। अब समझिए कि मतलब विनय के माध्यम से मान नहीं रहे थे, है ना। विनय न मानत जलधि जड़, जलधि मतलब वही जल का देवता, और जड़ मतलब होता है अभिमानी व्यक्ति, है ना, जिसके अंदर में अभिमान हो। तो विनय न मानत जलधि जड़, गयहु 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गया, हाथ जोड़े बैठल रह गए भूखे उपवास, राम जी की भी रास्ता दे दो, है ना। अब बोले राम सकोप तब, सकोप मतलब क्रोध के साथ, तो बोले राम सकोप तब, कि भय बिनु होई ना प्रीत। अब कह दिया कि अब भय दिखैला बिना मित्रता संभव नहीं है। वो तुरंत क्रोधित होकर उठते हैं, अब बिना किसी से बातचीत किए सीधे कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं सुंदरकांड के अंदर में, कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु। कहते कि तुरंत अविलंब बाण मेरा लेके आओ, अब लेट नहीं करने का, तुरंत लाओ, बम मारिए देंगे, वही वाला बात है ना। तो वही इंतजार हो रहा था कि भाई छोड़ दो, लेकिन छोड़ नहीं रहा था अभिनंदन को। तब इधर से तैयारी हो गया कि अब दिखाओ कि कहने से छोड़ना है बम, कि अधिक से अधिक क्षति पहुंचे पाकिस्तान को, है ना। बस जैसे ही संधान हुआ कि नहीं, बाण बहुत समुद्र प्रकट हो गया, हाथ जोड़ के प्रकट हो गया, समझ में आ गया कि अब तो ये हमारा लीले खत्म कर देंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपनी शक्ति का यदा कदा प्रदर्शन भी करना पड़ता है ना। यदा कदा आपको प्रदर्शन करना पड़ता है। शक्ति सजो के रखने का चीज है ना। उसको आप हमेशा अगर करेंगे, मतलब प्रदर्शित करेंगे, तो फिर शक्ति का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, है ना। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि जो रामधारी सिंह दिनकर भी लिखते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो, है ना। तो क्षमा उसी आदमी को शोभा देता है जो आदमी पावरफुल हो, है ना। जिसके अंदर में पावर नहीं होगा वो क्या क्षमा करेगा। इसलिए क्षमा का गुण आदमी को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, है ना। कल मैं दोपहर में यहाँ से जा रहा था और ये बगल में 2 लड़का जबरदस्त मारपीट कर रहा था यहाँ पर, और दोनों हमको लगता है कि 15-16 साल का हो रहा होगा या मैक्सिमम 18, और उसको मार रहा है, उसको मुंह पे मार रहा है, उसको मुंह पे मार रहा है, जबरदस्त मारपीट हो रही है। ये जो हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है उसके जस्ट आगे जो कॉर्नर है वहां पे जबरदस्त हंगामा चल रहा है, और लोग चारों तरफ खड़े हैं और देख रहे हैं। केवल कोई ये नहीं कहने जा रहा है कि भाई तुम लोग काहे कर रहे हो, चाहे कुछ भी। पूरी महिलाएं खड़ी हैं, पूरे वृद्ध जन और युवा जन खड़े हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने नहीं जा रहा है। रीजन कि दोनों में से कोई बच्चा इधर का नहीं था, मतलब कोई किसी के पहचान का नहीं था, और दोनों एक दूसरे को कर रहा था। हम क्या यार क्या बात चल रही है। और दोनों इस ठंडा में सोचिए कि निर्मोहिता के साथ दोनों एक दूसरे को मार रहा था। हमको बड़ा खराब लगा, हम देखे पूरा लोग देख रहा है। फिर हम कहे कि अगर हम कुछ बोले तो कहीं कहे कि नेता बन रहा है, लेकिन फिर अब मेरा आत्मा जो है वो हमको गुजरने नहीं दिया। हम बोले कि यार जो हो
ठीक नहीं हो रहा है। हम गए, बोले यार तुम लोग क्यों लड़ रहे हो भाई, हैं? दोनों को पहले छुड़ाए, दोनों एक दूसरे को दिए जा रहे, ना भैया छोड़ दीजिए, हम आज एक मुआ देबो। वो कह रहा भैया हम मार देंगे, आप छोड़ दीजिए, आप हट जाइए बीच में से। हम लोग रुक जाओ, मुआ देना, दोनों एक दूसरे को मार देना, लेकिन रुको तो सही। दोनों तब से मार ही रहे एक दूसरे को, तो थक गए होगे ना। 2 मिनट रुको, मेरी बात सुन लो, और दोनों एनर्जी बनाओ थोड़ा। तो एनर्जी बनाओ, एनर्जी बना करके अब फिर लड़ना। तो रुका, दोनों रुका तो एकदम हाफ रहा है दोनों। हम बोले हाफ तो तू दोनों रहा है जी, कह रहा है मार देंगे, अपन बॉडी कंट्रोल में है, कह रहा मार देंगे, हैं? क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो बताया जो दोनों कि एकदम बेसिक बात क्या था, तो रोड पर खड़ा था और वो साइकिल से जा रहा था, तो उसका साइकिलवा सट गया उसके पैर में। तो साइकिल पैर में सट गया, तो बोला कि तुम जान, मतलब तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम हमारा पैर में साइकिल सटा दिया। और वो कह रहा है कि हमरा इतने बात के लिए हमको ऐसे बोल देगा, ये हमको क्या समझता है, बात मतलब कोई बात ही नहीं था। वो बोले तुम लोग जिस बेवकूफ बात पर लड़ रहे हो उस बात का कोई मतलब है जी, हैं? तो ना भैया छोड़ दीजिए, आज हम ये कर देंगे। हम बोले सुनो, अगर तुम्हारे माता पिता इस बात को जानेंगे कि तुम लोग बाहर में लड़ रहा है तो अच्छा महसूस करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। कह रहा है कि नहीं, लेकिन ये हमारा बोल कैसे दिया? नहीं भाई, बोल दिया तो बोल दिया ना, इतना कोई बहुत बड़ा बात तो बोला नहीं है कि तुम एकदम कह रहे हो कि ये कर देंगे। और दूसरा भाई, जब तुमसे गलती हुआ है तो तुम सॉरी बोल के निकलो ना। ठीक है, इसको बुरा लग गया तो क्या दिक्कत है, इस मैटर में कौन सा झंडा गाड़ना है। और अगर इतना पावर है बॉडी में, इतने मार करने का ही है, तो यार दौड़ो धूपो, आर्मी की भर्ती आएगी, भर्ती हो जाना, और देश के लिए जाकर लड़ना बॉर्डर पर। चाइनीज सबको मारना, पाकिस्तानिया सबको मारना, वो ना दुश्मन है। आपस में यहाँ पे लड़ना क्या मतलब है भाई? फिर मतलब 10-15 मिनट, हमको 15-20 मिनट का टाइम मिला था, जाके घर से थोड़ा लंच उंच करके आते, वो टाइम ओकरा सबके झगड़ा निपटाने में खत्म हो गया। फिर वहीं से बैक आना पड़ा, टाइम देखे के लिए टाइम 3 बज गया, तो फिर क्लास का टाइम हो गया, तो फिर वहां से बैक होना पड़ा। लेकिन एक आदमी जो था, जो आनंद ले रहा था, वो सबका हिम्मत नहीं हो रहा था कि जाके उसको रोके। नो डाउट कि रोकने में रिस्क होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन मानव है तो मानवता तो आपके अंदर है ना, कि मानवता छोड़ के आते हैं कहीं, मानवता तो है। किसी का बच्चा है कि आपका भाई लड़ता रहेगा तो आप छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा। कुछ नहीं होगा तो उसके पक्ष में जाकर के मारपीट कर दीजिएगा। ये भी गलत चीज है कि लोग किसी को धर के मार देते हैं, पीट देते हैं। यार अगर आप किसी के को खुशी के 2 अनुभव नहीं दे सकते हैं तो मारने का क्या मतलब है ना? इसलिए झगड़े हमारे भी होते थे, हम लोग भी झगड़े करते थे बचपन में। झगड़ा कौन नहीं करता है ना? बहुत तरह के झगड़ा होता है, ठीक है। और मैं व्यक्तिगत, मैंने तो ऐसा झगड़ा किया कि मामला बहुत आगे तक गया था, बहुत आगे तक गया था मैटर। लेकिन अच्छा बात यह हुआ कि बहुत कम टाइम में हो गया। तो जब बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा अनुभव हो जाता है, आदमी बहुत कुछ सीख जाता है वहां से। भाई ये चीज का क्या मैटर है, क्या मतलब है ना? तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ लिख करके भी आप झगड़ा करते हैं, आप झगड़ा से सोचते हैं कि झगड़ा से कोई बात ठीक हो जाएगा, तो झगड़ा से आज तक कोई बात नहीं ठीक हुआ है, तो आगे क्या ठीक होगा? तो इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि झगड़ा ना हो, है ना? किसी के साथ झगड़ा ना हो। और अगर कहीं पर कोई झगड़ा कर रहा है तो प्रयास करना चाहिए कि उसको छुड़ा दे। हाँ, महिलाओं के झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर दिक्कत हो जाएगा। अब 2 महिलाएं मान ली झगड़ा कर रही हैं और वहां चल जाएगा आप छुड़ाने के लिए, 2 गाली आपको भी, है ना? तो वहां दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि भाई उन लोगों का झगड़ा फैटा फैटे वाला नहीं ना होता है, वो वाला झगड़वे नहीं होता है। वो वाला होता तो ना आप ये कर देते, वो ऐसा ऐसा उधर से बम आएगा ना, और उधर से ऐसा बम आएगा कि भाई आपका एकदम हालत खराब हो जाएगा। वो है एकदम मानव बम का काम करता है, वो सीधे जाके नजदीक में ब्लास्ट करता है। तो इसलिए मतलब उस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज अब कैसे, अब तो माता पिता को भी देखना चाहिए कि हमारा बच्चा में कैसा संस्कार और संस्कृति हम डाल रहे हैं, कि रोड पे मामूली सी बात के लिए, छोटा छोटा बात के लिए लोग लड़ लेता है, और लड़ करके एक दूसरे का अहित कर देता है। वही छोटा सा मैटर बहुत बड़ा बन जाता है कभी कभी,
है ना। छोटा सा बात के लिए झगड़ा, अगर आप नहीं रुके, आपने झगड़ा कर लिया, तो वो बहुत आगे तक जा सकता है ना। तो इसलिए जब मैटर स्टार्ट हुआ है तभी प्रयास करें कि मैटर क्लोज हो जाए, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत होगा। और दिक्कत है किसका, एज का प्रभाव रहता है। ऐसा थोड़ी है यार, एज एज है ठीक है, हैं? बूढ़ा लोग ज्यादा लड़ लेता है ना। लेकिन हाँ, एक चीज होता है कि मतलब थोड़ा जब युवावस्था में आदमी रहता है, धीरे धीरे टीनेजर जिसको कहते हैं ना, जब आदमी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उस समय लगता है कि पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में है ना। और सारे मतलब पूरा ब्रह्मांड के केंद्र में हम ही है, न्यूक्लियस हम ही है ना। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम ही चक्कर लगा रहा है ना। तो पूरा पावर मेरे अंदर से निकल रहा है, तो हम तो दुनिया को कुछ भी कर सकते। लेकिन ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि हम इस यूनिवर्स के एक छोटे से टुकड़े हैं। जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो अपना औकात समझ में आता है कि अपना औकात क्या है। इस यूनिवर्स के अंदर में करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, करोड़ों, अरबों, अभी तक उसका काउंटिंग फिक्स नहीं हो पाया है कि कितने गैलेक्सीज हैं। और उस गैलेक्सीज, अरबों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सीज है मिल्की वे, जिसमें हम हैं। और इस मिल्की वे के अंदर में आपको 8 प्लैनेट्स हैं और एक जो स्टार है जिसके माध्यम से हम प्रकाशित होते हैं, सूर्य है। और इस 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है पृथ्वी। और इस पृथ्वी पे लगभग 212 से ज्यादा देश हैं वर्तमान में। और उस 212 में से एक देश है भारत। इस भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक राज्य है बिहार। इस बिहार में 38 जिले हैं। उस 38 जिला में से एक जिला होगा कोई आपका। उस एक जिले में से लगभग 10-12 ब्लॉक होंगे। उस ब्लॉक में से एक ब्लॉक होगा आपका। उस एक ब्लॉक में लगभग 50-60 गांव होंगे। उस 50-60 गांव में से एक गांव होगा आपका। उस गांव में कम से कम 4-5 मोहल्ले होंगे। उस मोहल्ले में से एक मोहल्ला होगा आपका। उस मोहल्ले में कम से कम 50 फैमिली रहते होंगे। उस फैमिली में एक फैमिली होगा आपका। उस फैमिली के अंदर में कम से कम 2-4 भाई बहन होंगे, उसमें से एक होंगे आप। तो आप समझिए कि अपना औकात मच्छर से ज्यादा का नहीं है। मच्छर भी थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होगा, मच्छर का जो शेप है वो ज्यादा हो जाएगा। इस मौलिकता के हिसाब से अगर समझने का प्रयास करे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लेकिन समस्या यही है, ये समस्या मानना पड़ेगा कि 15-16 में ये बात कोई समझाने वाला नहीं रहता है। ये बात अपने को समझ में नहीं आती। 17-18 तक तो लगता है कि दुनिया कर लो मुट्ठी में, है ना। 22-23 के बाद थोड़ा सा मैटर समझ में आने लगता है यार, बहुत सी चाह जो मिला नहीं, है ना। तो वो जो कल्पना था ना कि सब मुट्ठी में है, तो वो मुट्ठी में है नहीं, सब रेत की तरह फिसल रहा है। आप थोड़ा सा तलहत्थी पे जो बच जाएगा वही आपका है ना। तो वो सब निकल रहा है। फिर जैसे 25 क्रॉस करने लग जाते हैं तो मैटर और अच्छा से क्लियर हो जाता है। तब लगता है कि जो मिल गया वो ईश्वर का आशीर्वाद है ना। अब आगे मिले ना मिले भगवान जाने। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी परिस्थिति में भी अगर इस तरह का आदमी कोई काम कर देता है गलत सलत ना, तो कोई गलत सलत काम करते हैं तो वो केवल ऐसा नहीं है कि मतलब केवल उसका प्रभाव आपको पड़ता है। कुछ भी आप करते हैं तो ये मतलब सोचिए कि आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके माता पिता को करता है। आप अगर कहीं फंस जाएंगे, कहीं कुछ गलती कर देंगे, कोई समस्या हो जाएगा, तो आपसे ज्यादा दुख आपके परिवार को होगा। और परिवार कभी नहीं चाहता कि अपने बच्चे का अहित हो, कहीं पे कुछ ऐसा ये हो। तो इसलिए जब तक अंतिम विकल्प वही, जब ऐसा ना लगे कि आपके शक्ति के का प्रयोग आपने नहीं किया और इसके वजह से आपका मान हानि हो रहा है, तब तक आपको किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बाकी अंततो गत्वा तो ये भी कहा ही जाता है कि न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। जब कोई विकल्प नहीं बच रहा हो, जब लगातार हमारी प्रतिष्ठा की हानि हो रही है,
तो ऐसे परिस्थिति में हम तो दंड फिर देंगे, फिर कोई मैटर नहीं है ना। और मेरा जो मैटर हुआ था कुछ इसी प्रकार का मैटर हुआ था, क्लास 10th में ही था मैं, और उसने बहुत बड़ा मैटर किया, एकदम जबरदस्त मैटर। और वो मैटर आप समझेंगे राजधानी तक पहुंचा था। गवर्नमेंट दो तरफ हो गई थी, गवर्नमेंट्स के तरफ से इन्वॉल्वमेंट्स हो गए फिर एंड ऑफ द टाइम, क्योंकि हम लोग चूंकि क्या था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे ना। थे फिर पीछे जाने के बाद तंग करता था, कहता था उसके बीच में जाओ। आज शिक्षक महोदय कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस तरह का आतंक था। 2012 की स्टोरी में मैं आपको बता रहा हूं, 2012 का हमारे अपने उच्च विद्यालय ताजपुर का कहानी है ये। इस तरह की स्थिति थी और चारों तरफ की मतलब, और वो सब किसी कोई दूर से कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है तो उसका बुक ले लिया, उसका पेन ले लिया, उसके साथ बदतमीजी कर दिया, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर दी, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कमेंट कर दिया। इस तरह की अराजकता का माहौल था, कहते ना कि प्रॉपर अराजकता, उस तरह का माहौल था। और फिर क्या हुआ कि उसी सब और सब चूंकि उनको ये करना इसलिए बन पा रहा, ये क्या कह रहा है कि तुम लोग बनाओ मत, सोचिए, बनाओ मत, बनाएगा तो झगड़ा हो जाएगा। नहीं बनाए नहीं, बात हो गया भाई। मतलब ऐसा 10-15 दिन लगातार चला और हम लोग पूरी तरीके से प्रताड़ित हुए। अब घर में इस स्थिति ऐसी थी कि घर में इतना डिसिप्लिन था कि घर में अगर इस तरह का बात चर्चा भी कर ले तो घर के लोग मना ही कर देंगे कि मत जाओ, सीधे तुम वहीं जाओ। लेकिन हम लोग 3-4 दोस्त थे, तो हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो इस मैटर को हमने अपने भाइयों से डिस्कस किया कि इस तरह की दिक्कत हो रही है, पिताजी को ना बताया जाए क्योंकि वो तो मैटर ही क्लोज कर देंगे, लेकिन हम लोग को तो जो दिक्कत हो रहा है ठीक है, लेकिन ये दिक्कत परमानेंटली है स्कूल के अंदर में, और इसको ठीक नहीं किया गया तो और भी लोगों के साथ दिक्कत होगा। तो फिर हम लोग सोचे कि अब हम लोग को इसका विरोध करना, अब यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। हालांकि घर के गार्जियन से किसी से हमने शेयर नहीं किया, पिताजी से माताजी से किसी से शेयर नहीं किया, वो गलती थी। लेकिन उस समय लगा कि शेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन नहीं कर पाए शेयर। लेकिन भाई सब लोग को पता था, तो भाई जी
रख दिए। पूछे, उसके बाद हम लोग 4 लोग थे, बिना पूछे उधर से 10-12 आए थे, उनको पता ही नहीं था कि इस तरह की प्लानिंग हो सकती है। बिना पूछे देख ले, हमने बुलाना मुखिया जी को भी देखेंगे, कहीं ऐसा ना रहे कि भीड़ में उनको दिक्कत हो जाए, है ना। अब पूरे बढ़िया से जो है सो हुआ, क्योंकि और ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब पूरा स्कूल जो है सो देखिए, हमारा हाथ फूट गया, हमारा पैर फूट गया, लेकिन हम लोग ऐसा भी किस तो सब कहता है कि भाई बहुत गजब का किया था तुम लोग यार। अब दोस्ती हो गई है उन लोगों से, अब अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है उन लोगों से। और उसमें का एक लड़का जो है वो मतलब मर्चेंट नेवी में है, तो जब भी आता है तो कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके आता है ना, कि भाई बोलो क्या चाहिए, हमने यार तुमको जो पसंद हो लेके आ जाओ। और जबकि वो मेन विलन था उधर से, है ना। तो बाद में ये हो गया। तो उसके बाद जब फिर आए तो अब हुआ कि अब क्या होगा, अब क्योंकि मैटर बहुत बड़ा हो गया। वास्तव में उसका जो ये था, वो मुखिया का चुनाव जीत गया था।
हुआ कि जितना डर दुश्मन से नहीं था उतना डर घर से था। अब इतनी बात हुई और उन्होंने तो नहीं पीटा, घर में पिटाई हुई है ना, बढ़िया से कि तुम कह उसके बाद से हमला तो जो हुआ सो होबे किया, भैया लोग का भी हुआ कि तुम लोग आदेश कैसे दे दिए इस चीज का आदेश कैसे दे दिए तुम लोग। लेकिन अब हुआ फिर कि अब तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे का मैटर देखते हैं। तो वो लोग तो चूंकि प्रभावशाली आदमी था, मतलब थोड़ा मुखिया उखिया वाली बात थी वो लोग के साथ, तो इधर से हम लोग की तरफ से भी अब क्या हुआ, बी एन सिंह पटना यूनिवर्सिटी के वीसी रहे हैं ना। तो बिहार के जितने अधिकारी और पदाधिकारी हैं, लगभग पुराने पदाधिकारी, वो सब उनके स्टूडेंट रहे हैं। तो अब वहां मैटर गया कि भाई इस तरह का मैटर हो गया है, लड़कों ने गलतियां कर दी है और प्रॉब्लम बहुत पहुंच गया है इस तरह से। और आप समझिए कि भी हम लोगों का किसी प्रकार का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा था कि इस तरह का कोई गलत काम करे या झगड़ा ये करे। और पूरा लड़का लड़की पूरा स्कूल कॉलेज इस बात का गवाही था कि पिछले 3-4 साल से स्कूल में क्या हो रहा था। वो हम लोग के लिए प्लस पॉइंट था। एसएमएस जो सहानुभूति होती है वो भी हमारे पक्ष में थी और चीजें हमारे पक्ष में थी। लेकिन मैटर जो है सो बहुत बड़े स्तर तक पहुंच गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। और वो सब हुआ। उसके बाद हमको सीधे ट्रांसफर मिल गया पटना। उसके बाद ही घटना घटा, हमको ट्रांसफर मिल गया पटना कि भाई पटना पोस्टिंग पे जाइए, आपको यहाँ रहना नहीं है। फिर मैं आ गया और यहाँ पे हमारे एक बहुत ही मतलब वो बेचारी अब नहीं रही, मतलब एकदम माँ के समान थी। मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हम लोग का, क्योंकि मेरे दादाजी का यहाँ पे जॉब था पीएमसीएच के अंदर में,
तो यहीं पे हम लोग बचपन में छुट्टी बनाने आते थे पटना, तो उनके से बहुत अच्छा ये था, आंटी थी, मतलब एकदम माँ की तरह मानती थी। तो पूरा बोर्ड की तैयारी मैंने उनके यहाँ रह करके यारपुर में किया, एकदम सेल्फ स्टडी घर में बैठ करके किया, इस सब मैटर से एकदम दूर। घर वालों ने कहा कि भाई आपको केवल पढ़ने पे ध्यान ना, बाकी तो हम लोग देख रहे हैं। और वो सब जो पगलवा सब पढ़ल था, 2000 जब रिजल्ट आया 12 का, तो ईश्वर की कृपा, अपने मेहनत से हम तो किए टॉप, वो सब पगलवा किला फेल, सब का सब हुआ फेल, है ना, फेल हुआ, क्योंकि वो वहीं रह के उसी सब में लगा रहा। ये हमारी अच्छी बात हुई, फैमिली ने कहा कि भाई इस सब में आपको लगना नहीं है, आप अपना जाइए, अपना पढ़ाई कीजिए, अभी सब चीज को हम लोग अपना देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो जानबूझ के नहीं हुआ था, इंटेंशनली नहीं हुआ था, वो लगातार इतना दबाव बनाया गया था, इतना प्रेशर किया गया था कि उसका वो रिएक्शन था कि भाई अगर नहीं करेंगे तो हमारे साथ जो हो रहा है आगे लोगों के साथ भी होगा और पीछे के लोगों के साथ भी होगा, सबके साथ हो रहा था। दूर का कोई बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता था उन लोगों के वजह से, क्योंकि उससे झगड़ा हो जाएगा, उसका साइकिल छीन लेगा सब। पहले क्या होता, पहले साइकिल तो छीनता था गांव में, सब साइकिल में छीन लेता था। पहले मेन हथियार साइकिल होता था, साइकिल में नया नया साइकिल स्कूल में मिलता था, सब साइकिल खरीदता था, छीन लेता था। तो कहने का मतलब देखिए क्या है कि पहले तो कोई भी चीज झगड़ा अच्छा चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दो बात बर्दाश्त कर लेने के बाद अगर मैटर ठीक हो जाएगा तो बर्दाश्त कर लीजिए, आप छोटा बन जाइए, सामने वाले को बड़ा बनने दीजिए। लेकिन हाँ, लगातार बर्दाश्त कर रहे हैं और इसके वजह से सामने वाले का मनोबल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप भी अपराध कर रहे हैं। द्रौपदी का चीरहरण इसलिए हुआ बड़े सभा के सामने क्योंकि वहां बैठे ताकतवर लोगों ने आवाज नहीं उठाया। दुर्योधन से ज्यादा ताकतवर लोग उस सभा में था, भीष्म पितामह, अगर धनुष बाण लेके खड़े हो जाते तो हिम्मत नहीं था किसी का कि द्रौपदी का चीर कोई पकड़ लेता, है ना। इवन वही अर्जुन या भीम, ये सब लोग तो थे वहीं पे, लेकिन सब लोग चुप रहे। तो बहुत बार अच्छे लोगों के चुप रहने से बुरे लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में यह भी समझना है कि कहां पर कहां तक चुप रहना है और कहां पर कहां से बोलना है, इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो बहुत बार आपका चुप ही आपके सामने अपराध करा देगा। अगर आप एक जुबान खोल दे तो संभव है कि अपराध नहीं होगा, लेकिन आप चुप रह जाएंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको क्या फर्क पड़ता है। इस चक्कर में परसों आप पेपर पढ़िएगा, लगेगा कि यार आप एक लाइन बोल दिए होते या आप अपनी तरफ से एक कोई एफर्ट किए होते तो किसी का जान बच जाता, किसी का परिवार बच जाता, या बहुत बड़ा विवाद होने से बच जाता। तो मानव है तो मानवता का गुण अपने अंदर में रखना होगा, और अगर नहीं रखेंगे तो फिर मानव होने का कोई खास मतलब नहीं है ना। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो पढ़ने लिखने का मतलब केवल वो किताबों में, राइटिंग में नहीं, दिमाग में और व्यवहार में भी दिखे कि आप सड़कों पर भी जो व्यवहार करें, लोगों के साथ जो व्यवहार करें, परिवार में जो व्यवहार करें, अपने आसपास के लोगों के साथ जो व्यवहार करें, उससे लोगों को समझ में आए कि सही में आदमी पढ़ा लिखा है। अन्यथा केवल अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई पढ़ना एक काम है, पढ़ के नौकरी लेनी है, तो फिर पढ़ाई का भी जो एक्चुअल जो मतलब है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रयास इस तरह से, इसलिए कभी भी कोई चीज अगर आप मतलब इग्नोर कर देने से बात खत्म हो जाती है तो खत्म कर दे, लेकिन इग्नोर कर देने से किसी का मन बढ़ रहा है, लगातार आपके साथ अनीति कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अनाचार कर रहा है, गलत कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में आपको आवाज उठाना बनता है। क्योंकि अगर फिर नहीं उठाइएगा तो सामने वाले का ये आदत बन जाएगा, और जब ये आदत बन जाएगा तो बहुत लोगों को प्रताड़ित करेगा, या आपको नहीं प्रताड़ित करेगा, बाकी सब लोग को। लेकिन दिक्कत क्या है हम लोग के साथ, हम लोग भगत सिंह को पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में, पढ़ने में अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि भगत सिंह जैसा आदमी हो भी, लेकिन पड़ोसी के घर में हो, अपने घर में नहीं हो, ये दिक्कत है। जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर सबके मन में होना चाहिए कि अगर कोई कुछ गलत हो रहा है, कुछ अनीति हो रही, कुछ अन्याय हो रहा है, तो हम ठीक तरीके से उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। नहीं कि झगड़ा करके, कि झगड़ा करके हम भी जाके 2 बम फेंक देंगे। हम अपनी बातों से कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं। देखिए अगर आपके बात में दम होगा ना तो सामने वाला सुनेगा। आप बुद्ध को पढ़े हैं, बुद्ध ने अंगुलीमाल को कैसे ठीक किया था जी। बुद्ध का सबसे प्रिय राज्य था कौन सा, कौशल प्रदेश, और बुद्ध हमेशा कौशल जाते थे, और कौशल के राजा थे प्रसन्नजित,
और कौशल प्रदेश अंगुलीमाल से बहुत ज्यादा भयावह हो रहा था, क्योंकि अंगुलीमाल उंगली काटता था, माला बना के पहन लेता था और ये करता था। पूरा लोग जो है सो डरा हुआ था। तो जब बुद्ध पहुंचे तो प्रसेनजित से मिले। प्रसेनजित प्रिय शिष्य थे बुद्ध के। तो बुद्ध क्या दिक्कत है, समाज में इतनी अराजकता क्यों है? तो बुद्ध ने कहा कि समाज में अराजकता इस वजह से है क्योंकि एक डाकू है और वो डाकू किसी को छोड़ नहीं रहा है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उसकी हाथ से उंगलियां काट करके उसका माला पहन लेता है। इससे पूरा राज्य जो है जो भयातुर है। कोई उपाय अगर हो तो बताइए। तो इन्होंने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा मिलना चाहता हूँ? वो कौन सा सज्जन आदमी है कोई कि आप मिलेंगे उससे? डाकू है, चोर है, बदमाश है, क्या पता आपको मार दे। बोला कि कोई बात नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे मिलवाओ, बताओ किस जंगल में रहता है। सुबह सुबह महात्मा बुद्ध उस जंगल की तरफ चल दिए। श्रावस्ती साइड में जंगल था, वहां पे चल दिए। पूरा समाज का लोग देख रहा था, यार बुद्ध इतने कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं। सबने बुद्ध को समझाया, मना किया कि भाई वो आम आदमी नहीं कि आपका बात सुनेगा, वो डाकू न है, आप मत जाइए उसके पास। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जाने तो देखते हैं क्या होता है। बुद्ध प्रवेश कर गए अंदर। प्रवेश जब कर गए, जब अंदर गए जंगल में, तो उनको पता चला कि मतलब दिखा कि एक विशालकाय आदमी कुछ दूरी पर खड़ा है और मतलब जानवर टाइप उसका वेश है, गले में उंगलियों की माला है। जब बुद्ध ने देखा तो बुद्ध आगे बढ़ते ही गए, बुद्ध रुके नहीं। तो उसके साथ ये पहली बार ऐसा अनुभव था अंगुलीमाल के साथ कि कोई उसे दिखे और देख करके भागे नहीं पीछे, सामने उसके साथ बराबर से बढ़ता चला है। तो अंगुलीमाल ने कहा कि रुको, रुक जाओ। बुद्ध चलते ही रहे, रुके नहीं। तो बोला यार रुक नहीं रहा, कौन आदमी है? बोले रुको, तब भी नहीं रुका। फिर तीसरी बार जब कहा तब बुद्ध काफी क्लोज पहुंच गए। कहा रुक जाओ, तो बुद्ध रुक गए। बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? अब एक तो सामने वाला आदमी डर नहीं रहा है, इसको कहते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जिससे सब कोई डरता है। आप सीधे जाकर उसके सामने खड़ा हो जाइए, 2 मिनट के लिए उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि कौन आदमी आ गया भाई। सब लोग आज से पहले तक तो लोग हमको देख के भागते थे, आके हमारे सामने खड़ा हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? तो बोले क्या बात है? बोला मैं सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध, और तुम्हारे वजह से पूरी नगरी जो है सो परेशान हो गई है। तो बोला कि हम प्रण लिए हुए हैं कि हम लोग को मारेंगे, उनका उंगली लेके माला पहनेंगे, और मेरा भाई टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा एक काम करो, टारगेट कंप्लीट कर लेना, एक काम करो, एक स्पेयर की टहनी से एक टहनी तोड़ के मुझे दो। तो उसने तुरंत हाथ उठाया और टहनी तोड़ के दे दिया। बुद्ध ने कहा कि काम करो, इसको वहीं जोड़ दो। उसने कहा जोड़ दो। गजब के पागल आदमी है भाई आप, जो टूट गया वो जुड़ेगा कैसे? बुद्ध ने कहा कि बस यही बात तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं कि जब तुम्हारे पास जोड़ने का क्षमता नहीं है, जब तुम जोड़ नहीं सकते हो, तो फिर तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? जब अगर तुम किसी का उंगली उसके स्थान पे जोड़ सकते हो, तो बोला नहीं। बोले नहीं जोड़ सकते तो फिर काट कैसे दिया? जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम वो काम कैसे कर सकते हो? और बुद्ध के इन्हीं विचारों का प्रभाव था कि वो अंगुलीमाल जिससे पूरा समाज डरता था, बुद्ध आगे आगे और अंगुलीमाल पीछे पीछे, बुद्धम शरणम गच्छामि दोनों हाथ जोड़ करके पीछे पीछे चल दिया। और महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य बना अंगुलीमाल, और वहीं से उसने अपनी अनीति अन्याय छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को झगड़ा से ही खत्म कर सकते हैं। अगर आपके पास विचारों का शक्ति हो, विचार में अगर धार हो, तो आप विचारों से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि विचार से बड़ा वेपन कुछ भी नहीं है, विचार से बड़ा हथियार कुछ नहीं है। औरंगजेब अपने बाप को बंद कर दिया था ना किले में, शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि दारा को राजा बनाया जाए, सम्राट बनाया जाए, इसलिए उसने बंद कर दिया था। जब बंद कर दिया था तो पूछा कि भाई पिता हैं, तो उनसे पूछा जाए उनकी आखिरी इच्छा क्या है। तो पूछा गया कि आखिरी इच्छा बताओ भाई क्या है। औरंगजेब पूछ रहा है, वो आपके पिता हैं तो आपकी आखिरी इच्छा कम से कम पूरा कर देना चाहता है। बोला आखिरी इच्छा है कि हमको कुछ विद्यार्थी दे दो, छोटे बच्चे, मैं उनको साथ मन भी लगा रहेगा, और मैं उनको कुछ पढ़ा लिखा लिया करूंगा यहाँ पर।
तो औरंगजेब ने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या है, तो हम दे ही सकते हैं। लेकिन औरंगजेब का मंत्री तुरंत खड़ा हो गया, बोला कि ये काम भूल से भी मत करिएगा, अगर दोबारा से राज्य मांगे शाहजहां तो आप उसको दे दीजिए, लेकिन बच्चों को मत भेजिए उसके पास। बोला क्यों? बोला ये जो बच्चे जाएंगे ना, 4-5 बच्चे जाएंगे, इनके अंदर वो विचार भरेगा, और वो विचार जब ले करके बच्चे जब बाहर आएंगे ना, तो आपके सेना पर भारी पड़ जाएंगे, आप पर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि विचार सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर विचार शुद्ध हो गया, परिशुद्ध हो गया, तो विचारों के माध्यम से आदमी क्रांति ला सकता है। आखिर रूसो, दिदरो, वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू, ये सब कौन थे? ये क्रांतिकारी थे क्या? नहीं, सब राइटर थे, लेखक थे, फिलोसोफर थे। लेकिन इतिहासकार दीनानाथ वर्मा कहते हैं यदि रूसो, मोंटेस्क्यू, दिदरो और वाल्टेयर न होता तो फ्रांस में क्रांति न होती। क्यों हुआ क्रांति? विचारों के वजह से। तो आइडियोलॉजी सबसे बड़ा वेपन होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपका विचार शुद्ध हो गया, अगर आप विचारों के माध्यम से चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो विचारों के माध्यम से भी आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा सिविल सेवा में क्यों होता है? विचारों की जांच के लिए ही तो होता है कि आपके विचार कैसे हैं। क्योंकि आप जहां जिस सर्विस में जाएंगे वहां केवल समस्या ही समस्या है, केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम आप लड़ के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जनता आएगी आंदोलन करते हुए आपके गेट के सामने आकर के हाय हाय का नारा लगाएगी, ऊपर से मंत्री जी का फोन होगा, नीचे से जनता का प्रेशर होगा। ऐसे में आपकी आइडियोलॉजी ही आपको बचाएगी। उस प्रेशर के कंडीशन से आप निकलेंगे कैसे? उस दबाव से आप निकल के बाहर कैसे आएंगे? आपकी विचारधारा आपको सपोर्ट करेगी। आपकी आइडियोलॉजी जो आपने पढ़ लिख करके तैयार किया अपने मन में, वही आपको प्रोटेक्ट करेगा। जिसकी आइडियोलॉजी मजबूत होती है टिका रहता है, जिसकी आइडियोलॉजी कमजोर होती है, जिसके अंदर में आइडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विचारों का प्रस्फुटन नहीं हुआ है, वो इस सर्विस में आकर के भी दिक्कत में चला जाता है। बहुत सारे आप अधिकारियों को देखे होंगे, ज्वाइन करते हैं, 3 साल नौकरी करते हैं, रिजाइन कर देते हैं। बहुत से लोग तो सुसाइडल में चले जाते हैं इस सर्विस में आने के बाद भी। रीजन? क्योंकि प्रेशर संभाल नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से इसको हम हैंडल करें, किस तरह से हम इस सिचुएशन से निकले। इतना मेहनत करने के बाद इस सर्विस को पाना और फिर सर्विस को छोड़ देना, या फिर इस सर्विस से परेशान हो जाना, ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि आप के अंदर जो विचार वास्तव में जन्म लेने चाहिए थे, वो विचार ठीक तरीके से जन्म नहीं लिए। और इसलिए सिविल सर्विस में मुख्य परीक्षा को रखा जाता है ताकि आपके अंदर विचारों को जाना जाए। पीटी क्या है? पीटी तो कुछ ही नहीं, पीटी कुछ नहीं होता। पीटी तो एक प्रकार का आप समझिए कि छांटने वाला प्रोसेस है। पीटी पास करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। मेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है और कमीशन को भी पता है कि इसलिए मेंस का मार्क्स आपके मेरिट में जुड़ता है। पीटी में आप टॉप कर जाइए, आपका मार्क्स नहीं ऐड होगा, लेकिन मेंस का मार्क्स आपका ऐड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है विचारों को, और विचार आता है सोचने से, थिंक करने से, है ना। केवल पढ़ने का काम नहीं, पढ़ने के साथ साथ सोचने का काम, दोनों पार्लर चलना चाहिए। अब तो निबंध भी है आपके साथ, निबंध भी अच्छा वही लिखेगा जो अच्छा चिंतनशील प्राणी होगा, जो चिंता अच्छा करता हुआ। चिंता मतलब ही नहीं कि अब टेंशन में डूबा हुआ है, चिंतनशील मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। कोई चीज के बारे में पॉजिटिव जो सोच रखेगा वो अच्छा लिख लेगा, इससे कहीं कोई दिक्कत या कोई समस्या उसको नहीं होगा। इसलिए विचारों का बनना भी बहुत जरूरी होता है। अगर विचार नहीं बनेंगे तो तमाम तरह की दिक्कतें, समस्याएं आपको हो सकती है ना। इसलिए इस सभी चीजों को, अनुभवों को अपने जीवन में हर जगह इस्तेमाल करना है, एवरीवेयर। खाली नहीं कि एग्जाम में काम आएगा। रोड पे चल रहे हैं, परिवार के साथ बैठे हुए हैं, परिवार में कोई बात हो गया, टेंशन हो गया, समस्या हो गया, दोस्त के साथ कोई दिक्कत हो गई, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गया, हर जगह पे आपको अपना समझदारी, आपका अपना कॉमन सेंस आपको काम आएगा कि आपको वहां से निकलना कैसे है। ये तो बहुत से लोग थोड़ी थोड़ी बातें में परेशान हो जाते हैं, दिक्कत कर लेते हैं, अपने आप को क्षति पहुंचा लेते हैं, दूसरे को क्षति पहुंचा देते हैं। तो अपने आप को भी क्षति ना पहुंचाए, दूसरा को भी क्षति नहीं पहुंचाए, और अपने आप को खुश भी रख ले, अपने आप को ठीक भी रख ले, है ना। ये होता है एक पॉजिटिव आइडिया का आपके अंदर में असर, कि वो उस तरीके से अगर होगा तो कहीं कोई दिक्कत या कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो पढ़ने के साथ नौकरी तो लेना ही है, नौकरी के साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है। कोई आदमी आपके साथ बैठे बातचीत करे तो उसको लगे कि यार अच्छे आदमी से बात करके निकले हैं, पॉजिटिव होकर के जाए आपके पास से, है ना। ये नहीं कि आपसे बात करने के बाद पहले से 200 टेंशन पहले से था, आपसे बात करके 400 टेंशन और आप उसको दे दिए,
तो अगला दिन से वो आपसे मिलना नहीं चाहेगा कि भाई मिलने का कोई खास मतलब यहाँ पे नहीं है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, क्या लिख रहे थे? हाँ, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये अंतिम अपील का अंतिम न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील, सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, हियर्स अपील द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, it enjoy a wide appellate jurisdiction, it enjoy a wide appellate jurisdiction which can be classified, which can be classified which can be classified many others matter, which can be classified many others matter। सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है और यह निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध अपील को सुनता है, और यह निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध अपील को सुनता है, और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये तमाम मामलों में मैटर को सुनता है या विषय को सुनता है। अब आप देखिए, जैसे कि आप देखते हैं कि जो मैटर क्या होता है, वो मुख्य तौर पे दो तरह का मैटर होता है ना। एक हो जाएगा आपका क्रिमिनल मैटर, है ना, और एक हो जाएगा आपका सिविल मैटर। तो आपराधिक और दीवानी दोनों ही मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, है ना। आप आपराधिक मैटर में भी, मतलब कहीं क्राइम हुआ है, मर्डर वर्डर हुआ है, चोरी डकैती हुई है, अपहरण हुआ है, बलात्कार हुआ है, इस तरह के कोई भी घटने होते हैं जो क्राइम की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में, तो आप आपराधिक मैटर में भी कोर्ट में जा सकते हैं क्रिमिनल मैटर के तहत। संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मैटर है तो उसमें भी आप जाकर के अपील कर सकते हैं, यानी कि सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर में आप जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या लिखे हैं? फैसलों के विरुद्ध सुनवाई करता है और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, फैसलों के विरुद्ध सुनवाई करता है और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बड़े स्तर पर अधिकार रखता है और इसके अंतर्गत तमाम मामलों को सुनता है, और इसके अंतर्गत तमाम मामलों को सुनता है। तो इसमें कौन हो जाएगा? आपराधिक दीवानी दोनों। ठीक है, दोनों ही मैटर में आप, अगर हाई कोर्ट से फैसला आया है और हाई कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं है तो आप यहां पे जाकर के अपील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। The Constitution under Article 143, the Constitution under Article 143 authorize the President to seek the opinion, authorize the President to seek the opinion of the Supreme Court, in two categories। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दो स्तर पर
सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। दो स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है, पहला, दो मसले में पहला मसला कौन हो जाएगा? देंगे एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानून से संबंधित कोई प्रश्न, है ना, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब देखिए, कानून से संबंधित कोई प्रश्न, जैसे मान लीजिए कोई कानून आया है, ठीक है, कानून पर बहुत ज्यादा विवाद हो गया, है ना, कोई कानून आया हुआ है, उस पर कानून पे बहुत ज्यादा विवाद हो गया, बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, तो पब्लिक के हित में राष्ट्रपति ऐसे कानून के मुद्दे पर सलाह मांग, इसको इंटरनल मैटर भी कहते हैं, इसको कि इंटरनल मैटर पर ले सकता है सलाह, है ना, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आंतरिक मुद्दा या इंटरनल मैटर। ठीक है, तो कोई कानून बना है तो कानून पर सलाह मशविरा ले सकता है, मांग सकता है। और दूसरा कहेंगे कि ऑन एनी डिस्प्यूट एराइजिंग आउट, ये 11 बजे कौन कचरा निकलता है जी? 3 बार आता है, कब कब आता है? इससे पहले भी आया होगा एक बार। तो ऑन एनी डिस्प्यूट एराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट इटीसी, है ना, किसी संधि समझौता, दूसरा किसी संधि समझौता, किसी संधि समझौता, किसी संधि समझौता इत्यादि पर खड़ा होने वाला प्रश्न। अब देखिए, इसको कहते हैं एक्सटर्नल मैटर, संधि समझौता बाहर से ना होगा कहीं से। तो देखिए, तो इन दो मुद्दे पर वो सलाह मांग सकता है, ठीक है, लेकिन एक मैटर और समझ लीजिए, मैटर क्या है? तो इन दो मुद्दे पर सलाह तो मांगेगा, लेकिन सलाह देने के लिए कोर्ट सिर्फ एक ही मैटर पर बाध्य है, एक्सटर्नल मैटर पर। इंटरनल मैटर पे जब सलाह मांगेगा ना राष्ट्रपति, तो कोर्ट कह सकता है कि यार हम क्या बोले, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। मतलब सलाह दे भी सकता है, सलाह नहीं भी दे सकता है। इंटरनल मैटर पर सलाह दे भी सकता है, सलाह नहीं भी दे सकता है, लेकिन एक्सटर्नल मैटर पर सलाह देना कंपलसरी है। जब एक्सटर्नल मैटर पर सलाह मांगेगा संधि समझौता के मुद्दे में, तो कोर्ट को सलाह देना पड़ेगा कि सर ये करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी मैटर में सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह ले लेगा लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे आप पूछ सकते हैं अपने फूफा जी से कि सब्जी में कौन कौन आइटम बने, तो कहेंगे कि एगो पनीर बनवा दो, एगो मशरूम बनवा दो, है ना। मालूम चला कि आपको बड़का एस्टिमेट बता दिए, पैसा तो उनको देना नहीं है, तो आप क्या करिएगा, पनीर वाला रख लेते हैं, आप मशरूम वाला को साइड करते हैं, चाहे वो मशरूम रख लेते हैं, पनीर वाला को साइड करते हैं। आएगो आलू को भी फर्स्ट क्लास के सस्ता भइल है, गोभी लो भाई, ये आलू लो, उसमें छीमी डाल दो, बनाओ, मैटर हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे इन कोर्ट के द्वारा सलाह तो मांगेगा, कोर्ट सलाह से सलाह मांगेगा राष्ट्रपति, लेकिन कोर्ट के द्वारा दिया गया सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, अभिलेख का न्यायालय। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉल क्यों, रिकॉर्ड, ठीक है, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख का न्यायालय भी है या अभिलेखीय न्यायालय भी है।
ठीक है। ओके, चलिए, तो अभिलेख का न्यायालय है, इसका क्या मतलब है? तो लेंगे कि द जजमेंट प्रोसीडिंग द जजमेंट proceeding and act of the Supreme Court are recorded. The judgment, proceeding and act of the Supreme Court are recorded for perpetual memory and testimony. Perpetual memory and testimony. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, प्रक्रिया और आदेश, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, प्रक्रिया और आदेश को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि उससे संबंधित पीछे के मामले या आगे के मामलों में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। पीछे अथवा आगे के मामलों में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर में कोई जजमेंट दिया तो उसको सुरक्षित करके रखा जाता है। क्यों? कि ऐसा ही मैटर अगर आगे कभी आएगा तो देखा जाएगा कि ऐसा मैटर में कोर्ट ने क्या कहा था। ठीक है, या पहले कुछ कहा है तो भविष्य में उसको देखा जा रहा है। तो ये रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो नीचे के अदालतों के लिए भी मार्गदर्शन का काम करेगा, उनके लिए भी क्या करेगा? मार्गदर्शन का काम करेगा। इसलिए इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख का न्यायालय। अभिलेख का न्यायालय इसको क्यों कहते हैं? तो अभिलेख का न्यायालय इसको इसलिए कहते हैं, अभिलेख का न्यायालय इसको इसलिए कहा जाता है, रीजन क्या है इसका? तो अभिलेख का न्यायालय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अभिलेख पर जो बात लिखी रहती है ना वो मिटता नहीं है। जैसे कि अशोक का अभिलेख है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख या समुद्रगुप्त का अभिलेख, ये सब मिटता नहीं है, ये सब खत्म नहीं होता है, ये हमेशा रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि लेख जो है सो मिटता नहीं है। ठीक है, इसलिए ओके, इसलिए लोग कहते हैं ना कि भाई पत्थर पर जो बातें लिखी जाती हैं वो मिटती नहीं है ना। तो कुछ लोग जो अलग मिजाज के आदमी होते हैं वो लोग कुछ अपना डायलॉग मारता है ना। एक डायलॉग इसमें फेमस है कि रेत पे नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पे लिखे नाम टिकते नहीं। रेत पर आप लिखिएगा तो क्या होगा? एक बार हवा आएगा, मैटर खत्म हो जाएगा, है ना। रेत पे नाम लिखते नहीं क्योंकि रेत पे लिखे नाम कभी टिकते नहीं। वो कहते हैं कि हम पत्थर दिल हैं, तो हमने भी कह दिया कि पत्थर पे लिखे नाम कभी मिटते नहीं। तो इसलिए अगर कोई आदमी कहता है कि हम पत्थर है तो ये कि भाई तुम सदमे में आ जाओगे। फिर अगर मैंने कहीं व्याख्या कर दिया है ना, बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विस, सो दैट ऑल द फैक्ट्स एंड ऑल द स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब हियर, है ना। यहां से हर चीज को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं ना जी। कहते हैं कि सिविल वालों से दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये लोग सब जानता है जी, है ना। और क्योंकि कहां से किस चीज को किस मोड में लेकर के जाना है, कहां से किसको कैसे मूव करना है, ये सिविल सर्विस आपको बहुत अच्छा से सिखाती है ना। तो इसका सिलेबस में वैसे फॉर्म किया गया है। तो अगर कोई कहता है कि हम भाई पत्थर हैं तो लेकिन ठीक, कोई बात नहीं, तो अभिलेख बना देंगे, तुम्हारा क्या दिक्कत है? तुम अगर पत्थर हो तो फिर एविडेंस खत्म नहीं होगा, है ना, खत्म होगा, फिर तो एविडेंस हमेशा रहेगा। तो फिर सामने वाले को निर्णय बदलना पड़ेगा, नहीं भाई हम पत्थर नहीं है, फिर तो हम कहाँ हैं भाई, तो हम नारियल के रस्सी हैं, है ना, एकदम मुलायम सा, मुलायम से ज्यादा कोई कठोर नहीं। तो उससे क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मिटता चढ़ता रहेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख का न्यायालय कहते हैं, क्योंकि इसके सारे जजमेंट सुरक्षित रहते हैं यहां पे। नेक्स्ट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो न्यायिक समीक्षा क्या है? तो लिखेंगे
Judicial review is the power of the Supreme Court. Judicial review is the power of the Supreme Court to examine. Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the constitution of legislative enactments and executive orders of both the central and state government. ठीक है, तो मतलब लिखेंगे कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संविधान, विधायिका के द्वारा पारित कानून, विधायिका के द्वारा पारित कानून अथवा कार्यपालिका के द्वारा निकाला गया आदेश का समीक्षा करता है। ओके, के द्वारा निकाला गया आदेश का समीक्षा करता है। ओके, चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हुआ। ओके, इसका स्थापना, इसका गठन, इसकी शक्तियां, इसकी स्वतंत्रता और इसकी क्रियाकलाप। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, यहां तक बताइए, किसी को दिक्कत, कोई समस्या? नहीं ना? क्या आर्टिकल्स आप